भी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। और बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। अगले 24 घंटे उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद पर पूरी दुनिया की होगी नजर। देर रात प्रधानमंत्री शंघाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचेंगे समरकंद। समरकंद रवाना होते समय पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि एससीओ में सुधार और विस्तार दोनों एजेंडे में शामिल है। वैश्विक चुनौतियों, रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे हालात के साथ क्या होंगे मुद्दे और क्यों होगी द्विपक्षीय मुलाकातों पर सबकी नजरें, होगी चर्चा न्यूज नाइट में। साथ ही देखेंगे कैसे केंद्र की एक और पहल और समझौते से पूर्वोत्तर में शांति बहाली को मिला बल। होगी देश, दुनिया और खेल की बाकी खबरें भी, लेकिन सबसे पहले अभी तक की सुर्खियां में हूं ऋतु वर्मा। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद रवाना। रवानगी से पहले पीएम ने कहा, सम्मेलन में सामरिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और एससीओ के विस्तार पर होगी चर्चा। व्यापार, अर्थव्यवस्था और आपसी सहयोग के लिए हो सकते हैं कई निर्णय। कल एससीओ शिखर सम्मेलन के 2 सत्रों में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। सम्मेलन से इतर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से होगी द्विपक्षीय मुलाकात। कुछ और द्विपक्षीय मुलाकातों की उम्मीद। पूर्वोत्तर में शांति के लिए केंद्र का एक और बड़ा कदम। गृहमंत्री अमित शाह असम के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में असम के 8 आदिवासी समूहों के बीच द्विपक्षीय समझौता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सभी को शांति की प्रक्रिया में शामिल करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध। आदिवासी समाज की राजनीतिक सांस्कृतिक पहचान बरकरार रखने का दिया भरोसा। असम और अरुणाचल के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए गृहमंत्री अमित शाह की दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक। गृहमंत्री ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। पीएम मोदी के विजन के मुताबिक सीमा विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने और आम लोगों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने पर जोर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल जारी। सोशल मीडिया पर चल रहा कथित आबकारी घोटाले से जुड़ा एक और स्टिंग वीडियो किया जारी। कहा, 2-2 स्टिंग से खुली केजरीवाल के झूठ की कलई। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर ममता सरकार पर बोला हमला। कहा, राज्य की पुलिस खुद कर रही है कार्यकर्ताओं को लहूलुहान। देश संविधान से चलता है, तानाशाही से नहीं। सुनार बंगाल की जगह लाचार बंगाल देख रही है जनता। देश में वित्तीय स्थिरता पर निगरानी के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अहम बैठक। साल 2023 में भी G20 की अध्यक्षता को लेकर भारत की प्राथमिकताओं पर हुई चर्चा। टेनिस में एक युग का हुआ अंत। दिग्गज खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने की संन्यास की घोषणा। 31 साल के फेडरर ने ट्विटर पर इमोशनल पोस्ट शेयर कर किया ऐलान। पुरुष सिंगल्स में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के मामले में राफेल नडाल के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर है फेडरर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान के खूबसूरत शहर समरकंद पहुंच रहे हैं। शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में हिस्सा लेने 2019 के बाद भौतिक रूप से ये कोविड के दौर के बाद पहला एससीओ शिखर सम्मेलन है। इस बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसले प्रमुखता से चर्चा के केंद्र में रहेंगे। वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से अलग से भी चर्चा कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इन मुलाकातों की विदेश मंत्रालय ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।
रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग और चीन ताइवान में तनाव जैसी मौजूदा वैश्विक हालात के बीच शुक्रवार को उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में जब शंघाई सहयोग संगठन यानी SEO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक होगी तो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसले प्रमुखता से चर्चा के केंद्र में रहेंगे। बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम दिल्ली से समरकंद के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा, मैं SEO शिखर सम्मेलन में सामयिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, SEO के विस्तार और संगठन के भीतर बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को और मजबूत करने पर विचारों के आदान प्रदान के लिए तत्पर हूँ। उज्बेकिस्तान की अध्यक्षता में व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लिए कई निर्णय लिए जाने की भी संभावना है। सम्मेलन के लिए समरकंद शहर पूरी तरह से तैयार है। शहर की सड़कें SEO देशों के झंडों से पटी हैं और राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत की पूरी तैयारियां हैं। कई राष्ट्राध्यक्ष पहले ही समरकंद पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री का शुक्रवार सुबह शिखर सम्मेलन में भाग लेने का कार्यक्रम है। सम्मेलन में आम तौर पर 2 सत्र होते हैं। पहले सत्र में SEO सदस्य हिस्सा लेंगे और दूसरे सत्र में पर्यवेक्षक और विशेष आमंत्रित सदस्यों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं के पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करने और भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग की स्थिति और संभावना पर चर्चा होने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन में सामयिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही संगठन के विस्तार, क्षेत्र में सुरक्षा, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर बात होगी। We expect that the discussions during the summit would cover topical, regional and international issues, reform and expansion of SEO, the security situation in the region, our cooperation perspective in the region, including strengthening connectivity as well as boosting trade and tourism in the region. Samarkand Declaration and numerous other documents are expected to be finalized during the summit. They are currently under consideration of the SEO member countries. शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री की कुछ द्विपक्षीय बैठकें भी होने की संभावना है। Prime Minister will hold bilateral meetings with the President of Uzbekistan and some other leaders on the sidelines of the summit. PM's participation in this summit is a reflection of the importance that India attaches to the SEO and its goals. This is also tied to our approach and engagement with the region as a whole. सम्मेलन में SEO सदस्य देशों, पर्यवेक्षक देशों के नेता, SEO के महासचिव, SEO क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना यानी RATS के कार्यकारी निदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि भाग लेंगे। भारत सम्मेलन में लगातार आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर जोर दे रहा है। The SEO RAT structure has also decided to work towards creating a unified register of terrorist and extremist organizations whose activities are prohibited on the territories of the SEO member countries within SEO RATs. प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा को लेकर वहां रह रहे भारतीय समुदाय में खासा उत्साह है। ताशकंद में भारतीय समुदाय के लोगों के एक संगठन इंडिया क्लब ताशकंद ने उज्बेकिस्तान में भारतीय राजदूत के माध्यम से PM मोदी के लिए उपहार भेजा है। क्लब ने सम्मान के प्रतीक के रूप में PM मोदी का एक चित्र एक उज्बेक वॉल कारपेट पर चित्रित कर भेजा है। इंडिया क्लब की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, आज उज्बेकिस्तान में रह रहे 1800 भारतीयों की ओर से इंडिया क्लब ताशकंद ने उज्बेक वॉल कारपेट पर आपका चित्र आदर के स्वरूप बनाया है। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस छोटे से उपहार को स्वीकार करें। इंडिया क्लब का गठन 10 वर्ष पहले हुआ था। इसका मकसद उज्बेकिस्तान में रह रहे भारतीयों को एक मंच पर जोड़कर रखना है। 2017 में भारत के संगठन के पूर्व सदस्य बनने के बाद से PM मोदी हर साल SEO में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। 2020 और 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल फॉर्मेट में हिस्सा लिया था। समरकंद से शिशिर सेलार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। और आइए आपको बताते हैं कि SEO संगठन का गठन क्यों हुआ, कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं, क्या एजेंडा रहेगा इस बार शिखर सम्मेलन का। SEO का गठन 2001 में 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई। बीजिंग में SEO का मुख्यालय है और दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। ये संगठन के 8 सदस्य हैं और ये 8 सदस्य जिन देशों में हैं वो भी हम आपको बताएंगे। पूर्णकालिक सदस्य हैं ये। भारत को 2005 में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था और फिर 2017 में
भारत को पूर्ण सदस्य के तौर पर इसमें शामिल किया गया और उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं एससीओ समिट में। राष्ट्राध्यक्षों की परिषद सर्वोच्च नीति निर्धारक निकाय है इस पूरे संगठन का। शासन अध्यक्षों की परिषद दूसरा सर्वोच्च नीति निर्धारक निकाय है, यानी कि बेहद महत्वपूर्ण परिषद ये है। और 2020 में भारत को शासन अध्यक्षों की परिषद की अध्यक्षता मिली। अक्टूबर 2021 में भारत को क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना यानी RATS की कमान भी सौंपी गई। आइए एक नजर डालते हैं वो कौन से देश हैं जो 8 सदस्य हैं एससीओ के। रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, भारत और चीन। ये वो 8 देश हैं। इसके अलावा 4 पर्यवेक्षक देश हैं। वो देश हैं ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। इसी के साथ इसमें और जो 6 संवाद साझेदार हैं वो हैं तुर्की, अजरबैजान, नेपाल, श्रीलंका, कंबोडिया, आर्मेनिया और नेपाल। ये वो देश हैं जो संवाद साझेदार हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि एससीओ का उद्देश्य क्या है। एससीओ के उद्देश्य पर अगर हम नजर डालें तो ये राजनैतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीक, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एससीओ काम कर रहा है। क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा करना, और ये वो तमाम मुद्दे हैं जो इस बार भी एससीओ की शिखर बैठक में हावी रहेंगे। एससीओ की बैठक का एजेंडा इस बार का समझ लेते हैं। सामरिक, क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, एससीओ में सुधार और विस्तार, जिसका संकेत बहुत साफ प्रधानमंत्री ने रवाना होने से पहले अपने संदेश में दिया है। क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति को लेकर भी चर्चा होगी और इस पर कुछ निर्णय हो सकते हैं। क्षेत्रीय सहयोग, संपर्क को मजबूत करना, क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देना, साथ ही समरकंद घोषणा पत्र रहेगा जिस पर सबकी नजर रहेगी एससीओ समिट के अंत में। तो ये तो रहे एजेंडा एससीओ का, एससीओ के सदस्य देशों का उद्देश्य की बात की। अब हम बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि एससीओ में वो कौन से मुद्दे हैं और क्या एजेंडा रहेगा, क्योंकि बदलती वैश्विक परिदृश्य और चुनौतियों को देखते हुए कौन से मुद्दे होंगे जो हावी होंगे एससीओ में। लेकिन उससे पहले कुछ खबरें और देख लेते हैं। पूर्वोत्तर में शांति बहाली की ओर केंद्र का एक और कदम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम सरकार और 8 जनजातीय समूहों के प्रतिनिधियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। असम के आदिवासी संगठनों के लगभग 1100 से ज्यादा लोग हथियार डालकर मुख्यधारा से जुड़े। आज केंद्र और असम सरकार के प्रयासों के बदौलत पूर्वोत्तर में शांति बहाली को और बल मिला है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में गृह मंत्रालय में गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में असम के 8 आदिवासी समूहों के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इस समझौते के साथ 8 आदिवासी समूहों के 1182 जवान मुख्यधारा में लौटे हैं। 8 आदिवासी समूहों में बिरसा कमांडो फोर्स, आदिवासी पीपुल्स आर्मी, ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी, आदिवासी कोबरा मिलिट्री ऑफ असम शामिल हैं। इसके साथ ही शेष 3 संगठन BCF, ANLA, ACMA के अलग अलग समूह शामिल हैं। संबंधित पक्षों ने कहा कि आज हुए समझौते के बाद असम में शांति और सद्भाव के एक नए युग की शुरुआत होगी। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर पूर्व को शांत और विकसित बनाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम हाथ में लिए गए। इसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम उत्तर पूर्व में शांति प्रस्तावित करना है। इसमें आज एक बड़ा मील का पत्थर हम पार कर आगे बढ़ रहे हैं। असम के आदिवासी समूह के लगभग 1100 के आसपास जवान हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। मेरा मानना है कि इस एग्रीमेंट का जरिए हमारा आदिवासी जनगोष्ठियों का लोगों को न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा, अर्थनैतिक विकास का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा और साथ साथ में एक पॉलिटिकल जो अधिकार चाहिए, राजनीतिक अधिकार, वो भी उन लोग को मिलेगा। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से ही पूर्वोत्तर में शांति और समृद्धि स्थापित करना केंद्र की प्राथमिकता रही है।
पिछले कुछ सालों से अलग अलग समझौतों के कारण पूर्वोत्तर के इलाकों में शांति बहाली की प्रक्रिया को गति मिली है। 2019 में त्रिपुरा के NLFT समूह के साथ समझौता हुआ था। 2020 में केंद्र सरकार ने मिजोरम और त्रिपुरा की सरकार के साथ 23 साल पुरानी ब्रू शरणार्थी की समस्या का समाधान किया था। 27 जनवरी 2020 को बोडो प्रतिनिधियों के साथ हुए समझौते के साथ ही 50 साल पुराने बोडो संकट पर विराम लग गया था। इसके तहत 1600 जवानों ने आत्मसमर्पण किया था। 2021 में केंद्र, असम सरकार और 6 कॉर्बी संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच ऐतिहासिक कॉर्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत 1000 से अधिक सशस्त्र कैडर ने आत्मसमर्पण किया। 29 मार्च 2022 में असम और मेघालय के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के कुल 12 क्षेत्रों में से 6 क्षेत्रों के विवाद के निपटारे के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते से अब तक 65% सीमा के विवाद का निपटारा हो चुका है। हमने तय किया है कि 2024 के पहले राज्यों के बीच में सीमा का विवाद हो, चाहे ये सारे सशस्त्र ग्रुपों की बात हो, हम हर विवाद को समाप्त करना चाहते हैं। तो एक और असम की और उत्तर पूर्व की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करना, सारे विवादों को समाप्त कर सारे सशस्त्र गुटों के साथ समझौता कर पुनर्वसन करना, और तीसरा विकास की गति देकर उत्तर पूर्व को देश के बाकी के हिस्सों के अनुरूप विकसित बनाना। ये 3 मोर्चों पर हमने काम चालू किया। इस बीच गृह मंत्रालय में गृह मंत्री की उपस्थिति में असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने राज्य की सीमा संबंधी मुद्दों पर अहम बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। गृह मंत्री ने दोनों मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री मोदी के विजन के मुताबिक सीमा विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने की बात कही। साथ ही उन्होंने आम लोगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल किए जाने पर जोर दिया। आज अरुणाचल सरकार और असम सरकार का बीच में बैठक हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री जी उसमें उपस्थित था। गृह मंत्री का मार्गदर्शन में वो डिस्प्यूट भी हम लोग यही साल में रिजॉल्व कर लेगा। केंद्र और पूर्वोत्तर के राज्य सरकारों और संगठनों के बीच हुए समझौतों के कारण 2014 के बाद आतंकवाद की घटनाओं में काफी कमी आई है। साथ ही इन घटनाओं से मरने वाले जवानों, सुरक्षा बलों के जवान, स्थानीय नागरिकों की संख्या अब न के बराबर हो गई है। पिछले 8 सालों में 7000 से ज्यादा हथियार सरेंडर किए गए हैं और लगभग 10,000 युवा मुख्यधारा में लौटे हैं। केंद्र की मोदी सरकार के प्रयासों के कारण ही पूर्वोत्तर में शांति की बयार बह रही है और पूर्वोत्तर विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। जिस तरीके से आज ये त्रिस्तरीय समझौता हुआ है, निश्चित तौर से असम में शांति बहाली के मामले में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। ऋषि कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और न्यूज़ नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए DD न्यूज़। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृत काल में है। हर देशवासी का संकल्प जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का एक रुपया। तो आइए विकास के इस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं और समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कर प्रगति की गति बढ़ाएं। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का 15 सितंबर 2022 तक अवश्य भुगतान करें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है कि आप NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें।
देश के नवनिर्माण में अपना योगदान देने के लिए सड़क पर रह रहे बच्चों को काउंसलिंग की सेवा, मेडिकल सेवा या किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए एनजीओ, सीएसओ, हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट सब एनसीपीसीआर के बाल स्वराज पोर्टल पर खुद को संगठन या संस्था के रूप में रजिस्टर करें। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है। जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली आबकारी नीति मामले पर भाजपा ने एक और स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो किया जारी। इसके साथ ही दिल्ली की आप सरकार पर नए तरह के आरोप लगाकर पार्टी को घेरा है। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्टिंग की सच्चाई को लेकर सवाल उठाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। केजरीवाल सरकार पर एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही बीजेपी लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले पर बीजेपी केजरीवाल सरकार को सबसे ज्यादा घेर रही है। गुरुवार को बीजेपी ने दिल्ली सरकार के कथित आबकारी घोटाले से जुड़ा एक और नया स्टिंग जारी करते हुए दावा किया कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति घोटाले में आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा है। पार्टी का कहना है कि ये स्टिंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसके सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी की कलई खुल गई है। नई राजनीति का दावा करने वाली पार्टी की शराब ज्यों-ज्यों पुरानी होती चली जा रही है, उनके असली चरित्र का शबाब खुद ब खुद उभर कर सामने आता जा रहा है। इस घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा किसी व्यक्ति को इतना विस्तार बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से किस कंपनी को कितना पैसा लिया गया। बीजेपी का दावा है कि इसमें घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा ने बताया कि किस किस से कितना पैसा लिया गया, किस प्रकार से घोटाले हुए, कमीशन सरकार ने तय किया। यही नहीं, शराब घोटाले के पैसे को गोवा और पंजाब के चुनावों में उपयोग किया गया। बीजेपी के मुताबिक स्टिंग में अमित अरोड़ा कह रहा है कि 5-5 करोड़ रुपए तक की फीस मिनिमम निर्धारित की गई। 5 करोड़ इसलिए रखा गया कि छोटा मोटा फ्लेयर आने न पाए। बीजेपी का कहना है कि पहले और दूसरे स्टिंग के बाद भी केजरीवाल सरकार की चुप्पी बड़े सवाल खड़े करती है। केजरीवाल सरकार की एक ही है नीति, हर रस्म निभाएंगे भ्रष्टाचार की रीति। हर वो काम जो काम वो करते हैं, उस हर काम में भ्रष्टाचार, करप्शन, अपने लोगों का फायदा। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी आप सरकार पर आकंठ भ्रष्टाचार में डूबने का आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। सारी पैसा जो डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए वो अपनी फोटो टेलीविजन पे पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट के अंदर दिखाने पर खर्च कर रही है। उस पार्टी को, उस सरकार को 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
हालांकि आम आदमी पार्टी आरोपों को खारिज कर रही है। इस बीच पूर्व अधिकारियों के एक समूह ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने का आग्रह किया है। इन लोगों ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया है। दिल्ली से राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर करारा हमला किया है। बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लहूलुहान कर रही है। भाजपा ने कहा कि महिला सांसदों पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा कि देश संविधान से चलता है, तानाशाही से नहीं। जो जनता सुनार बंगाल देखना चाहती थी, वह लाचार बंगाल देख रही है। अभिषेक जो उनके भतीजे हैं ममता बनर्जी के, टारगेट करते हुए कहा है, किसके बारे में कहा है कि गोली सर पे मार देते, वो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के बारे में जिन्होंने वहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी पार्टी की बात है वो उसको जाके रखना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से अरेस्ट किया गया, जैसे 30 लोगों को अभी एडमिट हैं, हज़ारों लोगों को अरेस्ट किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को, एक आम जनता को जिस तरह से दबाया गया, वो सब कुछ ममता बनर्जी जो है वो पॉलिटिकल वायलेंस से दबाना चाहती हैं। प्रधानमंत्री 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारत से विलुप्त हो चुके जंगली चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए मुक्त करेंगे। नामीबिया से समझौता ज्ञापन के तहत इन चीतों को लाया जा रहा है। प्रोजेक्ट चीता के तहत लाए जा रहे चीते जैव विविधता के संरक्षण में मदद करेंगे। साथ ही पर्यावरण विकास और पर्यावरण पर्यटन गतिविधियों के जरिए स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी श्योपुर के कराहल में आयोजित किए जा रहे SHG सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में हजारों महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य और समुदाय संस्थान व्यक्ति भाग लेंगे, जिन्हें दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री PM कौशल विकास योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए 4 कौशल केंद्रों का भी उद्घाटन करेंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगी अन्य खबरें। देखते रहिए DD न्यूज। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि आपकी ममता और खुशियां कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। और न्यूज नाइट के इस हिस्से में हम चर्चा करेंगे SCO शिखर सम्मेलन की। हमारा विशेष आज है SCO शिखर सम्मेलन, क्या है एजेंडा। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु प्रकाश जी, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट। विष्णु जी, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंशु जोशी, प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, JNU। अंशु जी, हम हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे।
साथ ही समरकंद से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शिशिर शेलार। शिशिर के पास हम और थोड़ी देर में जाएंगे। शिशिर से अभी नहीं जुड़ पाए हैं हम, लेकिन उससे पहले हम विष्णु प्रकाश जी आपके पास आएंगे। एजेंडा बहुत साफ प्रधानमंत्री की तरफ से जो रहा, जब वो रवाना हुए उन्होंने जो संदेश दिया उसमें विस्तार और सुधार बहुत साफ है एससीओ को लेकर। एससीओ का सफर 2001 से लेकर अभी तक का और 2017 से भारत जिस भूमिका में दिखाई देता है पूर्ण सदस्य के तौर पर, और कई ऐसी पहल की हैं जो भारत ने की हैं। आप भारत की भूमिका और भारत के महत्व को किस तरह से देखते हैं, खासकर इस समिट में जो 19 के बाद से भौतिक रूप से सारे सदस्य मिलेंगे एक दूसरे से? नमस्कार जी। भारत का जो किरदार है एससीओ में वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये संस्था हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वो देश हैं जो जिनके साथ हमारे संबंध बड़े अहम हैं, अच्छे भी हैं, मुश्किलातें भी हैं। मध्य एशिया के देश हमारे लिए बहुत अहम हैं। तो और ये एक ऐसी संस्था है जो कि बाकी संस्थाओं से हटके है। इसमें भारत का जो रोल है वो एक संतुलन लाना है, पारदर्शिता लाना है, सेंट्रल एशियन देशों के साथ रिश्ते बढ़ाने हैं, जो हम बढ़ाने के लिए पे फोकस कर रहे हैं। हम इस में एक ट्रांसपेरेंसी भी लाते हैं, हम रिस्पेक्टेबिलिटी भी लाते हैं इस संस्था में। और देखिए ये संस्था इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि अब चीन का मसला का देख लीजिए कि चीन के साथ हमारे रिश्ते इस वक्त में कठिनाई है, पर चीन के साथ चीन और हमको आखिरकार एक दूसरे के साथ पड़ोसी हैं, ज्योग्राफी की रियलिटी है, हमको एक दूसरे के साथ कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा ही। तो अगर ऐसी संस्थाएं जैसे ब्रिक्स हैं, एससीओ है, G20 है, इसमें मौके मिलते हैं कि आप एक दूसरे से बातचीत कर सकें, अपना पक्ष रख सकें। तो बहुत चीजें हैं जिसके से हमारे लिए ये संस्था बड़ी अहम हो जाती है। और अब तो हम इसकी अध्यक्षता ले लेंगे और अगले साल हम शिखर सम्मेलन हम खुद करेंगे। तो बहुत चीजें हैं। और दूसरा ये है कि जो मध्य एशिया के देश हैं उनके साथ हमारी बहुत पुरानी सिविलाइजेशनल पार्टनरशिप है। हम उनके साथ सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की स्थापना होने की संभावना है। तो बहुत पहलू हैं जो कि अहम हैं और इसलिए हमको इसमें जो पूरा योगदान जिस तरह से हम रोल प्ले कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव रोल अदा कर रहे हैं, उसकी बहुत सराहना होती है और सब देश हमको हमारी प्रेजेंस चाहते हैं इसमें। डॉक्टर अंशु, प्रधानमंत्री ने एससीओ के विस्तार और सुधार दोनों की बात की। साथ ही 2019 में जब ये तय हुआ था कि आतंकवाद जैसी समस्या से निपटने के लिए क्षेत्र में कनेक्टिविटी परियोजनाओं को भी बेहतर करना है, तो इसमें जब प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में ये भी कहा है कि उपयुक्त मानदंड विकसित करने चाहिए कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए, तो क्या ये सब वो बिंदु हैं जो एक कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करने एक समस्या है जिस पे और क्लैरिटी की जरूरत है? बिल्कुल ऋतु, आप यदि इस विशेष उद्देश्य की ओर देखें जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने बात भी की है, तो चाहे चाबहार परियोजना हो, चाहे हम तापी की ओर देखें जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर एक एससीओ के मंच से ही एक पावर ट्रांसमिशन लाइन एस्टेब्लिश करने का काम शुरू किया था। आप चाहे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें जिसकी अगुवाई भारत कर रहा है, इसमें एससीओ के कुछ सदस्य देश जैसे कि पाकिस्तान वैसा सहयोग नहीं दे रहे जैसा कि उनसे अपेक्षित था। तो ये कुछ अड़चने हैं, ये कुछ रुकावटें हैं जिनको लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री विशेष तौर पर इसके बारे में बात करेंगे। कुछ मापदंड, कुछ नियम विकसित करने की भी बात की जा सकती है और इसके साथ ही वे साझा व्यापार, पर्यटन और लोगों से लोगों के सांस्कृतिक संबंध जोड़ने के बारे में भी विशेष तौर पर बात इस मंच से रख सकते हैं।
जी, डॉक्टर अंशु, भारत ने अपनी भूमिका एससीओ में पिछले कुछ सालों में एक नेतृत्व देने की क्या आपको लगता है कि उस तरफ काम किया है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि भारत की पहल क्या रही है एससीओ को लेकर, तो भारत ने साझा बौद्ध विरासत पर पहली डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया था, पहला एससीओ स्टार्टअप फोरम एक तरह से आयोजित किया था, एससीओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव है, और साथ ही साथ भारत ने क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे की परिषद की कमान भी संभाली थी। तो ऐसे में जो आज की मौजूदा चुनौतियां हैं, क्योंकि ये एससीओ समिट एक ऐसे समय हो रहा है कोविड के दौर से निकलने के बाद जब पूरा विश्व रूस यूक्रेन युद्ध से ग्रस्त है, उससे उपजी तमाम परिस्थितियों से जूझ रहा है। बिल्कुल ऋतु, देखिए 4 बड़ी चुनौतियां हैं जो मैं अभी विश्व पटल पर देखती हूँ, जो किसी भी देश की उसकी अपनी सुरक्षा के लिए, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए और वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। हम सभी देख रहे हैं कि यूक्रेन रशिया युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम देख रहे हैं कि आतंकवाद किस तरह से पूरे विश्व पर अपना कब्जा जमाए हुए है और बार बार नए खतरे हमारे सामने आतंकवादी संगठनों के आ रहे हैं। इसके बारे में भारत ने खुलकर हर बार बात की है, एससीओ के मंच से भी बात की है, तो ये एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा कोविड-19 की और यदि हम देखें तो पहली बार ये कोविड-19 के बाद ये फिजिकल बैठक होने जा रही है। बड़ी आर्थिक चुनौती पूरे विश्व के समक्ष है और इससे उबर किस प्रकार से ये तमाम देश पाएंगे, इसीलिए साझा सहयोग और साझा व्यापार की बात की जा रही है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ताइवान में आज की तारीख में जो कुछ भी हो रहा है और जिस प्रकार से चीन वहां पर एक आक्रामक रुख अपनाए हुए है, वहां जिस प्रकार से अमेरिका अपना एक बल प्रदर्शन कर रहा है, वही उसने यूक्रेन रशिया विवाद के केस में भी किया था, इससे आर्म्स रेस को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये एक चौथी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चुनौती हमारे सामने है। जब हम भारत की दृष्टि से देखते हैं तो भारत हमेशा सकारात्मक सहयोग और सकारात्मक उद्देश्य को लेकर के चलता है, चाहे वो एससीओ का मंच हो, चाहे वो ब्रिक्स का मंच हो, चाहे वो G20 का मंच हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का मंच हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री इन तमाम चुनौतियों को न सिर्फ एससीओ के मंच पर साझा करेंगे, साथ ही साथ उन सॉल्यूशंस की बात करेंगे जिनके माध्यम से हम इन चुनौतियों का हल खोज पाए, क्योंकि ये अभी सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि रशिया यूक्रेन युद्ध का अंत होना, वहां पर हम देख रहे हैं कि रशिया के राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री के साथ उनकी बायलैटरल टॉक फिक्स हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं छेड़ा जाएगा। इसी प्रकार से जब हम साझा सहयोग की बात करते हैं, सांस्कृतिक सहयोग की बात करते हैं, तो ईरान के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके साथ भी हमारी बायलैटरल टॉक होने वाली है। चीन के साथ अभी हालांकि हमारी बायलैटरल टॉक का कोई ऑफिशियल न्यूज हमारे पास नहीं आई है, लेकिन मुझे ऐसी पूरी आशा है कि वहां जब दोनों नेता मिलेंगे तो निश्चित तौर पर बात होगी और एक कोहरा छटेगा, जिसकी कि आज पूरे विश्व को आवश्यकता है। जी, विष्णु प्रकाश जी, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में तमाम राष्ट्र अध्यक्षों से हाथ मिलाएंगे, लेकिन किसी एक खास राष्ट्राध्यक्ष से मिलने पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और उस बॉडी लैंग्वेज को देखने के लिए सब इंतजार भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि किस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति पुतिन से होगी? इसको लेकर जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है कितनी अहमियत है, क्या मुद्दे हो सकते हैं जिस पे चर्चा हो? रशिया के साथ हमारा बहुत पुराना संबंध है और ये संबंध हमारे लिए भी जरूरी है, रशिया के लिए भी जरूरी है इस वक्त। और जो युद्ध है, जो लड़ाई है यूक्रेन और रशिया की, इसके कारण बहुत सैंक्शंस लगी हुई हैं रशिया पे, दुनिया भर में उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हमने एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी ली है। लोग कहते हैं, कई गलती से कहते हैं कि हमने न्यूट्रलिटी इस्तेमाल की। हमने बिल्कुल न्यूट्रलिटी इस्तेमाल नहीं की है, हमने इंडिपेंडेंट पॉलिसी ली है। हमने ये कहा है कि सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की को रिस्पेक्ट करना चाहिए और बातचीत के माध्यम से ये कोई हल निकले, ये करना चाहिए और यही एक तरीका है। तो जो भारत की आवाज है, जो भारत का, और प्रधानमंत्री जी ने जो बार बार ये कहा है कि ये जल्दी से जल्दी लड़ाई समाप्त कीजिए और बातचीत से हल निकालिए, इसकी तरफ इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो धीरे धीरे बाकी देशों को भी समझ आ रही है, नहीं आएगी तो आ जानी चाहिए। और राष्ट्रपति पुतिन जो भारत की एडवाइस है, जो भारत का रुख है,
उसकी सराहना करते हैं। यूक्रेन समझता है कि भारत जो कह रहा है वो क्या कह रहा है। तो इसलिए जो ये मीटिंग होगी, इसमें क्या हम कहते हैं, क्या बातचीत होगी, इसको दुनिया बड़े ध्यान से देखेगी। ये कई हमारे पे दबाव पड़े थे कि हम रिश्ते को कमजोर करें, हम ऑयल ना खरीदें, ये वो, पर अब ये बाकी सब समझने लग गए हैं कि हम वो करेंगे जो भारत के हित में है। और यही हमारी शक्ति है कि हम एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी, एक जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हर एक चीज में लाते हैं। तो इसलिए ये मीटिंग अहम होगी, ये इसको सब फॉलो करेंगे। डॉक्टर अंशु, यूक्रेन पर हमले के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया के जिन नेताओं से बात की थी उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हैं और कई बार उनकी इस मसले पर बात हुई। आपको क्या लगता है, भारत 2023 में एससीओ की अध्यक्षता करेगा, भारत G20 की चेयर उसी के पास होगी, ऐसे में भारत की अहमियत भी बढ़ती है। और साथ ही जब हम बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे परिस्थितियों की, तो सप्लाई चेन एक जो सबसे ज्यादा बाधित हुई है। और हम जानते हैं कि मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया एक वैश्विक बाजार का सेतु के तौर पर है, बहुत सारे मेजर जो रीजनल मार्केट्स हैं उनके लिए। ऐसे में किस तरह से उसका हल ढूंढा जा सकता है इस मंच पे? देखिए ऋतु, जब हम एससीओ की ओर देखते हैं और इसके सदस्य देशों की ओर देखते हैं, तो चाहे भारत हो या चीन हो या रशिया का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो या हमारे मध्य एशियाई देश हो, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से और व्यापार के रूट की दृष्टि से ये तमाम देश बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। एक तो ये। दूसरा, जब हम यूक्रेन और रशिया युद्ध की दृष्टि से देखते हैं, तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि पिछले 200 दिनों में हमने देखा कि किस तरह से विश्व के कई देश आज इस युद्ध की वजह से बड़ा आर्थिक संकट झेल रहे हैं। सप्लाई चेन बहुत बड़े पैमाने पर बाधित हुई है। हमारे प्रधानमंत्री ने एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन डेवलप करने की बात भी अलग अलग मंचों से समय समय पर की है। और निश्चित तौर पर इस मंच पर जब साझा सहयोग का लक्ष्य लेकर के ये तमाम देश मिल रहे हैं, तो इस और सभी देशों का ध्यान जाना स्वाभाविक सी बात है और इसकी बात भी होनी चाहिए। अगले साल से एससीओ की अध्यक्षता भारत को मिलने वाली है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पश्चिमी लॉबी का संगठन माना जाता है G20, उसकी अध्यक्षता भी भारत को मिलने वाली है। तो भारत का यदि हम स्टैंड देखते हैं, तो भारत का बहुत बैलेंस्ड स्टैंड है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो इस बात को बार बार स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को केंद्र में रखकर कोई भी निर्णय लेगा और किसी भी देश को इसी प्रकार से सोचना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। और शायद यही कारण है कि आज विश्व के किसी भी लॉबी का, किसी भी विचारधारा का देश हो, वो भारत का सम्मान कर रहा है। तो इस दृष्टि से जब मैं देखती हूं, तो एससीओ के मंच से, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले भी कहा कि चाहे चाबहार परियोजना हो, चाहे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर डेवलप करने की बात हो, चाहे तापी की बात हो, भारत इस बात को मुझे लगता है सुदृढ़ता से रखेगा कि इस पर काम पूरा होना चाहिए, ताकि जो ये सप्लाई चेन बाधित हुई है इस युद्ध की वजह से कम उससे निजात पूरे विश्व को मिल सके। और इसके साथ ही म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट की, साझा व्यापार की, टूरिज्म के क्षेत्र में कुछ साझा काम करने की बात भी हमारे प्रधानमंत्री कर सकते हैं। इसके उन्होंने जाते जाते इस बात की ओर इशारा किया है कि वे इस मामले में एससीओ के मन से जरूर अपनी बात रखेंगे। जी डॉक्टर अंशु, ये माना जा रहा है कि यहाँ पे होने वाली मुलाकातों में एक मुलाकात पर सबकी नजर रहेगी। हम जानते हैं वैश्विक चुनौतियां जिस तरह से, रूस यूक्रेन युद्ध को भी अगर हम देखें तो उसको देखते हुए रूस पर जो तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं, ऐसे में जब ईरान ये कहता है कि सेंट्रल एशिया और रूस को भारत से जोड़ने में वो अहम भूमिका निभाने को तैयार है, तो ये किस तरह के संकेत जाते हैं और कौन से वो देश हैं जो सतर्क हैं, जो इन मुलाकातों पर अपनी पैनी नजर भी रखेंगे, क्योंकि उसके बहुत मायने होंगे? देखिए, ईरान अपनी भूमिका इस पूरे उद्देश्य को लेकर स्पष्ट कर चुका। चाबहार परियोजना पर भारत काफी समय से काम कर रहा है। अफगानिस्तान में जब तालिबानी सेनाओं ने कब्जा किया और वहां सरकार बनाई, तब जरूर हमें ये लगा कि अब इस परियोजना पर किसी प्रकार का संकट आ सकता है या बाधाओं का सामना भारत को करना पड़ सकता है।
और जिस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट वहां तालिबानी शक्तियों के पीछे चीन और पाकिस्तान का रहा, तो इसको देखते हुए समस्या और गहराई हुई सी लग रही थी। लेकिन आज जब हम यूक्रेन और रशिया युद्ध की नजर से देखते हैं तो बड़ी आर्थिक चुनौतियों से कई देश गुजर रहे हैं और कोई भी देश अपने हितों को पीछे रखकर किसी और राजनीति में मुझे नहीं लगता कि पढ़ने का सोचेगा। तो अब जब एससीओ के मंच पर भारत पहुंचकर, वहां ईरान भी है, ईरान के साथ हमारी बायलैटरल टॉक भी होने वाली है, इस परियोजना को लेकर के बात करेगा, तो निश्चित तौर पर ईरान का यहाँ एक बड़ा सकारात्मक रुख है जो हमें दिखाई देता है। चीन और रशिया आज अपनी बायलैटरल टॉक कर चुके, जिसमें पुतिन ने, जैसा कि हम सभी ने कयास लगाए थे कि न सिर्फ चीन की तारीफ करी कि पूरे युद्ध के दौरान उसने एक बैलेंस्ड रुख अपनाया, रशिया ने यह भी कहा कि वो वन चाइना पॉलिसी में यकीन रखता है, लेकिन पुतिन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात साथ साथ ये भी कही, जो आपके प्रश्न का दूसरा भाग है, कि वो विश्व को यूनिपोलर नहीं बनने दे सकते। तो जैसा कि आपने कहा, कई देशों की सतर्क निगाहें एससीओ समिट पर लगी हुई हैं, तो अमेरिका एक ऐसा ही देश है जिसकी निगाह इस बात पर लगातार लगी हुई है कि एससीओ समिट से क्या निकल कर आता है, क्योंकि जब हम चाहे यूक्रेन रशिया युद्ध की दृष्टि से देखें या हम पूरी वैश्विक राजनीति की दृष्टि से देखें, तो अमेरिका हाल फिलहाल मुझे विन विन सिचुएशन नजर आता है। यूक्रेन को इस युद्ध में आगे करने का कहीं ना कहीं काम अमेरिका ने किया तो है, और इसके बाद जिस तरह से नाटो के छोटे छोटे सदस्य देशों ने भी आर्म्स खरीदने की होड़ में अपना पैर आगे बढ़ा दिया, और जिस तरह से अमेरिका को आर्म्स बेचने से फायदा हुआ है वो तो हम सभी देख रहे हैं। ताइवान में भी एक नया थिएटर खुला और यहाँ पर भी अमेरिका इसी तरह की जो बातें कर रहा है, तो हमें नजर आता है कि किस तरह से जो विश्व की आर्म्स मंडी है, जो हथियारों की मंडी है, उसमें अपने अस्त्र और शस्त्र बेचने से किस प्रकार से अमेरिका को फायदा हो रहा है। साथ ही साथ रशिया के विरुद्ध उसने नाटो को भी यूनिफाई कर दिया, तो अमेरिका इस समय फायदे की पोजीशन में है। तो अगर एससीओ के जो सदस्य देश हैं वो अपने साझा उद्देश्यों को अच्छी तरह से समझते हैं, और यदि वे इस प्रकार का प्रयास करते हैं कि तमाम विरोध को अभी साइड में रखकर या अपने साझा उद्देश्यों को प्रमुखता देते हुए यदि वे आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित हथियारों की खरीद विश्व में एक असमानता जो पैदा कर रही है, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है जो एससीओ के मंच पर तमाम देशों द्वारा उठाई जा सकती है, ऐसा कहना है डॉक्टर अंशु का। साथ ही साथ साझा सहयोग और साझा हितों के तमाम ऐसे मसले होंगे जो एससीओ संगठन सदस्य देश इस मंच पर जिसका हल ढूंढेंगे, और रूस यूक्रेन से उपजी तमाम परिस्थितियों का भी एक तरह से हल ढूंढना और उनके समाधान की ओर सामूहिक तौर पर किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इस पर नजर होगी। समरकंद घोषणा पत्र पर भी नजर रहेगी सबकी। कल सुबह से ये बैठक शुरू होगी और उसके बाद से तमाम वो पहलू सामने आएंगे जिनको लेकर इस मंच पर चर्चा होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी आपका भी, डॉक्टर अंशु आपका भी, इस पूरे विषय पर विस्तार से जनता को, देश को समझाने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए डीटी न्यूज। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR. 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 26वीं बैठक में वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में अर्थव्यवस्था के सामने आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए वित्तीय सूचना प्रणाली की क्षमता में सुधार, वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने, सभी वित्तीय सेवा के लिए एक समान KYC, विद्युत क्षेत्र के वित्त पोषण से संबंधित मुद्दे, नए आत्मनिर्भर भारत में गिफ्ट IFSC की रणनीतिक भूमिका सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। परिषद ने 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान उठाए जाने वाले वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों के संबंध में तैयारी पर भी ध्यान दिया। बैठक में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवंत कराड़, पंकज चौधरी, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अन्य कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए। आज दूरदर्शन का स्थापना दिवस है। 15 सितंबर 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन को शुरू किया। उस दौरान दूरदर्शन सप्ताह में 2 बार सामाजिक शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण करता था। गुजरते वक्त के साथ कई प्रयोग 1965 में एक सेवा का रूप ले लिया। ऐतिहासिक आगाज के बाद दूरदर्शन के हौसले में जैसे पंख लग गए। वक्त के साथ दूरदर्शन के कारवां भी बढ़ता चला गया। कृषि प्रधान देश होने के नाते और लोगों की निर्भरता कृषि पर होने की वजह से किसानों से संबंधित कार्यक्रम कृषि दर्शन का 26 जनवरी 1967 को प्रसारण आरंभ हुआ। ये डीडी पर प्रसारित होने वाला पहला कार्यक्रम था। एशियाई खेलों का कलर टीवी पर प्रसारण के कारण इसको देखना काफी रोमांचकारी था। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला सुपरहिट और सदाबहार फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रहार के गीत अभी तक भी हमारे दिलों में तरोताजा है। दूरदर्शन के प्रसारण का कोई मुकाबला नहीं है। दूरदर्शन ने इस बार गणतंत्र दिवस में अभूतपूर्व कवरेज की। भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई परेड के भव्य और गौरवशाली दृश्य पहले कभी नहीं देखे गए थे। इसके अलावा और भी बहुत से शानदार आयोजन हुए। आज दूरदर्शन लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया है। इसके साथ ही डीडी कार्यक्रम भी कई भाषाओं में उपलब्ध है। पहले दूरदर्शन लोगों तक टेलीविजन के माध्यम से पहुंचता था और आज मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध है। दूरदर्शन सनसनीखेज नहीं बल्कि विश्वसनीय समाचार देता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दूरदर्शन के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दूरदर्शन का स्थापना दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है। दशकों से दूरदर्शन ने भारत की बदलती हुई अनवरत यात्रा को अभिव्यक्त किया है। दूरदर्शन का अभिलेखागार हमारे समृद्ध इतिहास का खजाना है। दूरदर्शन के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। टेनिस के बादशाह स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वे अगले हफ्ते लंदन में होने वाले लेवर कप के बाद टेनिस को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। गुरुवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नोट पोस्ट कर इसका ऐलान किया। पुरुष टेनिस के महानतम खिलाड़ियों में शुमार स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। फेडरर ने सोशल मीडिया पर एक बयान साझा करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि अगले सप्ताह होने वाला लेवर कप उनके करियर का आखिरी ATP टूर्नामेंट होगा और इसके बाद वे किसी भी ग्रैंड स्लैम या टूर इवेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने अपने इमोशनल संदेश में कहा कि भविष्य में और टेनिस खेलूंगा, लेकिन ग्रैंड स्लैम या फिर टूर पर नहीं। टूर ने मुझे जो कुछ भी दिया है उसके बाद मेरे लिए यह काफी कठिन फैसला है। हालांकि मैं खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मानता हूं कि मुझे टेनिस खेलने का मौका मिला। रोजर फेडरर का करियर शानदार रहा है। पुरुष एकल में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के मामले में वे तीसरे पायदान पर हैं। फेडरर को ग्रास कोर्ट के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम वर्ष 2003 में जीता था। उनके पास पुरुष एकल में सबसे अधिक 8 विंबलडन का खिताब है। उनके नाम 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन और 5 US ओपन का खिताब भी है। वहीं फेडरर क्ले कोर्ट पर खेले जाने वाली फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम करने में सफल रहे हैं। पिछले साल जून में खेले गए फ्रेंच ओपन के चौथे राउंड में पहुंचने के बावजूद फेडरर ने टूर्नामेंट से हटने का फैसला लिया था। उन्होंने विंबलडन के लिए खुद को फिट रखने के लिए ये फैसला लिया था। विंबलडन में फेडरर का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था, लेकिन क्वार्टर फाइनल में उन्हें सीधे सेटों में हार मिली थी। इसके बाद से ही उन्हें कोर्ट पर नहीं देखा गया है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज।
और आज न्यूज नाइट में बस इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जा रहे हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरित और स्वस्थ परिवहन के लिए सतत और अभिनव वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इनसाइट 2022 को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से निजी परिवहन की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने की अपील करते हुए कहा कि इससे एक तो प्रदूषण कम होगा और दूसरा ईंधन की बचत होगी। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध से संबंधित मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियम के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों को ड्रेस निर्धारित करने का अधिकार है, हिजाब अलग है। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की अपीलों को खारिज कर दिया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने अगले 5 साल तक नए फार्मेसी कॉलेज शुरू करने पर प्रतिबंध के काउंसिल के निर्देश पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ पीसीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। जुलाई 2019 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश भर में फार्मेसी कॉलेजों की संख्या बेतहाशा बढ़ने के बाद 5 साल के लिए नए फार्मेसी कॉलेज स्थापित करने पर रोक लगा दी थी। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में अब दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ होगी। विशेष सीबीआई अदालत की न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने ईडी को जैन से शुक्रवार को जेल के अंदर पूछताछ करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि ईडी ने सत्येंद्र जैन से पूछताछ के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसमें 3 तारीखें मांगी थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव के बाहर पेड़ से 2 दलित बहनों की लटकती हुई लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। नामजद छोटू सहित 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों की पहचान छोटू, सुहेल, जुनैद, हफीजुल्लाह, करीमुद्दीन, आरिफ के रूप में हुई है। दोनों लड़कियों का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने रेप और मर्डर का केस दर्ज कर न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ। IME गाजियाबाद, 27 years of excellence in higher education। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। और बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी।